फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की। अभी हमने बात की थी फंक्शनल की और डिविजनल की। अब हम जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी कि फॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व है या नहीं है, तो उसको हम काउंट करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वन इज फॉर्मल, अदर इज इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या है कि भाई यू हैव डिसाइडेड, यू हैव डेलिबरेटली क्रिएटेड द ऑर्गेनाइजेशन, यू वांट दिस ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू, you have this organization in your mind and you want to achieve profit through this organization। आपने कुछ बनाया है, आपने जानबूझ के बनाया है इसको, आप चाहते हैं प्रॉफिट कमाना, और इसी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के द्वारा, ये जानबूझ के बनाया संगठन है, ये हमेशा चलता है, इसकी लाइफ लॉन्ग होती है, हम चाहते हैं चलता रहे, ये है आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है सामने हमारे। रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट, डिजाइन हमने किया खुद से, टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जो मैंने बताया अपने उद्देश्यों को पाना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर साफ साफ होगा किसके पास क्या पावर है, किसके पास क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्यूल का प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो टुगेदर, अधिकार और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। पुराना भी याद करते रहो। एंड देयर इज सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन इज द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी याद कर लो कि हर एक्टिविटी जो हमारी होती है मैनेजमेंट की, वो कोऑर्डिनेशन के लिए तो होती है, तो ऑर्गेनाइजिंग भी अलग नहीं है इससे। देयरफॉर देयर इज सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटीज़। अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जब बनाते हैं तो ऑलरेडी डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वहाँ पर डायरेक्टिंग होती है ना, स्टाफिंग कंट्रोलिंग सब होता है वहाँ पे। तो सब कुछ आपका होगा तो क्या होगा, ये बात बेनिफिट होगा आपका। और मैं उसके बाद इट इज़ अ सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब, सब कुछ डिफाइन होगा साफ साफ, कोई कन्फ्यूजन कोई प्रॉब्लम कहीं नहीं होने वाली इसके अंदर। उसके बाद ईच बेरिंग अ डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, हर किसी पोजीशन के पास, हर किसी इंसान के पास एक अथॉरिटी होगी। जब अथॉरिटी आपके पास होगी तो आपको यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल, कि आपको साथ में जिम्मेदारी भी मिलेगी। आपको पिस्टल मिली है उसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सामने जो है गोली मारते चलो उसको, है। यू हैव टू बी रेस्पॉन्सिबल कि नहीं, जो काम गलत करेगा उसी को मारना है, जब अपनी जान खतरे में आएगी उसी को मारना है। एंड अकाउंटेबिलिटी, जब आप मार दोगे तो आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी कि आपने क्यों मारा, कैसे मारा, सेल्फ डिफेंस में मारा तो क्यों मारा, है ना। ये सब बातें जो होती हैं पुलिस के ऊपर लागू होती हैं। तो ये आपको देखना है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी ब्रीफ में बता दी। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रेस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ द लाइबिलिटी ऑफ यू टू यूज वाइजली द पावर, पावर को अच्छी तरीके से और भले के लिए यूज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड अकाउंटेबिलिटी इज हाउ यू यूटिलाइज दैट पावर, और अथॉरिटी कि आपने उस पावर का क्या यूज़ किया और उसके क्या परिणाम हुए, क्या डिजायर्ड जो थे हमारे ऑब्जेक्टिव वो पूरे हुए या नहीं हुए। तो ये सब क्या है आपका अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में डिफरेंस, जो हम आगे कभी डीप में पढ़ेंगे। अब हम जा रहे हैं फीचर्स पे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बहुत सारी मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड, जो बताया मैंने आपको, जानबूझ के हम बनाते हैं, है ना, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाते हैं, बार बार बनाते हैं, लगातार बनाते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड फीचर पे। सेकंड फीचर क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। आपको पता था हमारा फंक्शन का फ्यूल का प्रिंसिपल डिसिप्लिन, देयर मस्ट बी डिसिप्लिन टू एंश्योर एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। जब तक रूल्स प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे किसी भी संगठन में, किसी भी लाइफ के फेस में, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। सबके ड्रीम बड़े बड़े होते हैं कि हम पायलट बन जाएं, है ना, हम एयर होस्टेस बन जाएं, या हम प्रधानमंत्री बन जाएं देश के। लेकिन जब तक आप एक रूल डिसाइड नहीं करोगे अपने लिए, कोई प्रोसीजर डिसाइड नहीं करोगे कैसे बनना है, जब तक आप उस उद्देश्य को अचीव कभी कर ही नहीं सकते। इट इज़ इम्पर्सनल, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर आपकी फीलिंग के लिए कोई जगह नहीं है। यू हैव टू बी रेडी टू सेक्रीफाइस। एक और हमारा फ्यूल का प्रिंसिपल था, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, कि अपने फायदे को पीछे रखो और संगठन के फायदे को आगे रखो। ये है इम्पर्सनल। इट क्लियरली डिफाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए और वो बैलेंस होनी चाहिए। ये भी हमारा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल था फ्यूल का, यहाँ भी आ रहा है। इट इज़ क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो भी हम बात कर रहे हैं, कोई भी हम काम करते हैं, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होता है। ऐसे ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है, अपने संगठन के उद्देश्यों को पूरा करना। कौन से, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये हम बारे में बात कर चुके हैं। अब हम जा रहे हैं एडवांटेजेस पे कि अब फायदे क्या हैं इसके, बेनिफिट क्या है इसके। नंबर 1,
इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बता ही दिया साफ साफ कि कौन बॉस है, कौन जूनियर है, क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ डिफाइन है। तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं फिक्स करने में, किसकी गलती है निकालने में। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, काम दो दो बार नहीं होगा। जब आपने सब कुछ पहले से डिफाइन कर दिया है तो नो ओवरलैपिंग, वहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी, एक काम दो लोग नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज डेफिनेट प्लान। प्लान का मतलब क्या? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू एंड हु इज टू डू इट। सब पहले से पता है, कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा। ओवरलैपिंग कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। ये सेकंड बेनिफिट है। अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड बेनिफिट क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। किसी को याद है ये यूनिटी ऑफ कमांड? थ्रू एंड इस्टेब्लिश चेन ऑफ कमांड। अब हम जा रहे हैं लिमिटेशन पे, फिर रिवाइज कर लेंगे फटाफट से इसको। जिनका ये है हमारी लिमिटेशन। नंबर वन क्या है आपका? द वर्क इज बेस्ड ऑन रूल्स विच कॉजेज अननेसेसरी डिलेज। हर काम रूल पे टिका हुआ है। अगर रूल्स आप फॉलो करोगे तो कई काम आपके डिले हो जाते हैं या हो ही नहीं पाते। जैसे मैंने कहा, पहले बॉस को आप जाके गुड मॉर्निंग विश करो, तो जब वो बैठ जाए उसको कॉफ़ी पिलाओ, अब उसके बाद काम शुरू करो। ये कोई रूल थोड़ा ना हुआ, और लोग ऐसे ही करते हैं। ये इनफॉर्मल रूल है उसके अंदर। तो ऐसे ही जब काम की हम बात करते हैं, जब कोई काम है रूल पे डिसाइड हो जाएगा, तो रूल बेस जब काम हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा डिले उसके अंदर हो जाता है। जैसे मेरे को अभी आपका हैंड लोअर करने के लिए टाइम लेना पड़ा, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर है कि हम रूल्स को फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ डिले हो जाता है, जो कि अवश्यमावी है, उसको आप हटा नहीं सकते। लैक ऑफ इनिशिएटिव, जो हम पहले से डिसाइड कर देंगे क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, तो एम्प्लॉई विल नॉट बी एबल टू डू सम न्यू थिंग, और यू कैन थिंक इन अ न्यू वे। उसके बाद कोई इनिशिएटिव नहीं बचेगा। द एम्प्लॉयज़ हैव टू डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू। जो बताया गया वही काम करेंगे। एंड दे हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ थिंकिंग। इनको कुछ नया करने का, कुछ सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। सब कुछ डिफाइंड है, रूल रेगुलेशन प्रोसीजर, बॉस की धमकी। तो कुछ नया आदमी क्या करेगा? डरेगा करने से। उसके बाद लिमिटेड इन स्कोप। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो आदमी को मशीन मान लेती है, इसीलिए इसका स्कोप लिमिटेड है। लड़ाइयाँ होती हैं, बॉस ने कहा जूनियर ने काम नहीं किया, अच्छा तुम्हें धमका दिया, अब तू काम करा के देख ले। अच्छा तुम्हें मैं लेट आने में मेरे को टोका है, अब देख मैं टाइम से आया करूँगा, काम 1 रुपये का नहीं करूँगा। ऐसा होता ही है। जब ऐसा होगा तो क्या है, इसका स्कोप है लिमिटेड हो जाता है, ये ह्यूमन एस्पेक्ट को भूल जाता है। जबकि हम जो बात कर रहे थे पहले भी कि ह्यूमन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। 4 रिसोर्सेज हैं, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी। और ये ह्यूमन एलिमेंट जो है वो अर्थ का अनर्थ कर सकता है, और पृथ्वी को स्वर्ग बना सकता है, और स्वर्ग को नरक बना सकता है। तो वो ये बात ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कर देती है, आपकी इग्नोर कर देती है। इसीलिए हमें चाहिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर। तो हम बात करेंगे आगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की।